नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति का। देश की आज़ादी के 78 वर्षों के दौरान प्रायः मैं बता सकता हूं कि 60 से 65 वर्ष तक देश में लगभग एक दलीय शासन व्यवस्था रही है। एक दलीय शासन व्यवस्था मतलब ऐसा नहीं कि संवैधानिक रूप से बहुदलीय व्यवस्था है अपने यहाँ। कई दल लोकसभा के में होते थे, लेकिन उनकी केवल मौजूदगी नाम मात्र के लिए हुआ करती थी। लगभग 60 से 65 साल तक यह स्थिति थी कि देश में मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या 100 भी नहीं हुआ करती थी। आज भी नहीं है, एक नंबर से कम है, लेकिन इसको हम मान सकते हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2014 से 19 44 मात्र मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या थी। फिर 19 से 24 54 और फिर 24 में 99 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ है कि देश के अंदर विपक्ष दिखना शुरू हुआ है। आप याद कीजिए, 1947 से 77 तक देश में एक छत्र शासन था कांग्रेस का। कोई भी दल कांग्रेस के मुकाबले 100 सीट का आंकड़ा कभी भी पार नहीं कर पाई। एक बार सदस्य की संख्या इतनी हुई मुख्य विपक्षी दल की, जिससे कि उसको आधिकारिक विपक्ष के नेता का संसद में पद मिल सके। वो भी एक कांग्रेसी थे, जो कि कांग्रेस से विभाजन हुआ था, कांग्रेस ओ बनी थी। उस पार्टी के कांग्रेस संगठन के नेता थे, जिनको कि पहला संसद में आधिकारिक विपक्ष का नेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर 77 में इंदिरा गांधी बनी विपक्ष के नेता। विपक्षी दल इतना कमजोर नहीं था। 80 में फिर वही स्थिति आ गई, किसी भी दल को, मुख्य विपक्षी दल को 100 सीटें नहीं, और ये क्रम लगातार जारी रहा। 80 से 84 इंदिरा गांधी, फिर 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, 84 में 89 तक रहे। उसके बाद से भारत की राजनीति बदली, जब सत्ता पक्ष के समक्ष लगातार मजबूत विपक्ष रहा, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी के उदय की, कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो समानांतर राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक दूसरे को चुनौती देते रहे। वह दौर था जब भारत में राजनीतिक व्यवस्था सर्वाधिक अपने मजबूत रही। भारत में विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कद, प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह हो, या फिर उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव हो, देवगौड़ा हो, हर पर दबाव लगातार बना हुआ रहा। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, ऐसे सभी विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के कद के बराबर के थे। फिर 2014 आता है, वही स्थिति हो गई। 47 से 77 वाली लोकसभा में कांग्रेस 44, 54, 19 में, 24 में अब उसका असर देखिए। जब कांग्रेस 99 सीटें मिली, आधिकारिक विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी। लगातार राहुल गांधी में आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। राहुल गांधी 2029 के चुनाव के परिणाम की पटकथा लगातार लिख रहे हैं। किस प्रकार से, इसको अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी अब पहली बार भारत में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के पिच पर खेलने को राहुल गांधी मजबूर कर रहे हैं। पहले क्या होता था, 14 से 24 तक का इतिहास देखिए कि ट्रेंड बीजेपी सेट किया करती थी। नरेंद्र मोदी मदारी की तरह हर विपक्षी दल को नचाया करते थे। अब राहुल गांधी कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, संसद के पिछले सत्र में ही देखिए आप कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दिया था कि आपको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। संसद का सत्र खत्म, सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा हो गई। कई ऐसे मुद्दे पहलगाम और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप देखेंगे राहुल गांधी की भूमिका पहले की तुलना में 14 से 24 हर बार नरेंद्र मोदी के पिच पर राहुल गांधी खेलते थे। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ते थे, राहुल गांधी भी कोट पर जनेऊ पहन लेते थे। नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू बनने का प्रयास करते थे। तो एक नेतृत्व की अपरिपक्वता दिखती थी राहुल गांधी में। इसलिए बीजेपी के लोग कहा भी करते थे कि बीजेपी का सबसे बड़ा चुनाव प्रचारक कौन? तो राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी से भी बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी बन गए थे।
हर मुद्दे पर बीजेपी मुद्दे तय करती थी, उसी पर राहुल गांधी नाचते थे, कांग्रेस पूरी नाचती थी। ऐसे ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताओं के द्वारा दिया जाता था जिससे कि नरेंद्र मोदी को लगातार फायदा होता था। चाहे वो मणिशंकर अय्यर का बयान हो, चाहे वो फिर दिग्विजय सिंह रहे हो, सैम पित्रोदा भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हर बार वो नरेंद्र मोदी का फायदा करा देते थे। वैसे कुछ लोग अभी भी राहुल गांधी की एडवाइजरी काउंसिल में ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी से इस प्रकार की गलतियां कभी भी करवा सकते हैं। ऐसे लोगों पर राहुल गांधी को नजर बनाना होगा, रखना होगा। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने भोपाल में कहा कि हमें पहचानना होगा कि लंगड़ा घोड़ा कौन है, बारात का घोड़ा कौन है और रेस का घोड़ा कौन है। तो राहुल गांधी जी को यह पहचानने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी में रेस के घोड़ा कौन कौन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लंगड़ा घोड़ा को ही रेस का घोड़ा बना दिया जाए पहले की तरह। तो ये सब चीजें राहुल गांधी को पहचानने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से, तो एक सबसे पहला मैंने कहा कि एक राहुल गांधी ने ये चीजें, मुद्दों की गंभीरता राहुल गांधी में दिख रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 29 के लिए राहुल गांधी की तैयारी देखिए। दूसरा उसका प्रकटीकरण कब हुआ? दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा करते हुए कई राजनीतिक विश्लेषक, जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी भी हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी की आलोचना होती है उसके लिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कारण केजरीवाल की सरकार चली गई और बीजेपी वहां जीत गई। तो बताइए भाई, ऐसे लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब लोग बताइए कि क्या राहुल गांधी ने केजरीवाल को जिताने का ठेका ले रखा है? उस केजरीवाल को, जिस केजरीवाल के कारण दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 0 पे पहुंच गई। अरे अरविंद केजरीवाल का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ है। केजरीवाल को पालने पोसने की जिम्मेवारी कांग्रेस क्यों उठाए? जिन कांग्रेस नेताओं को गाली देकर या बदनाम करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में स्थापित हुए, उसी केजरीवाल को बचाने की सुपारी कांग्रेस कैसे ले ले? नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अगर आप केजरीवाल को बचाने की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को केजरीवाल रोक सकता है या राहुल गांधी रोक सकता है? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी केजरीवाल को रोकेंगे या केजरीवाल रोके, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को रोकेंगे या केजरीवाल रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी को। अगर राहुल गांधी रोक पाएंगे अगर नरेंद्र मोदी को, तो राहुल गांधी की मजबूती जरूरी है या केजरीवाल की मजबूती जरूरी है? अब आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी राहुल गांधी जिस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं, उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी अपने पिछले कांग्रेस के जो चुनावी प्रबंधन, चुनावी रणनीति और चुनावी नैरेटिव तैयार करने की जो परंपरा थी, उससे अलग हटकर सोच रहे हैं। और यह अलग हटना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती साबित कर रहा है। उसका लक्षण मैं बताऊं आपको सबूत के साथ कि सबसे पहला अंतर देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद बिहार आते हैं और बिहार में नया एक जातीय समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं, दलित, मुसलमानों का, अति पिछड़ों का, नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, दलित संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान पे बहस कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है कि नया जो एक सर्वे आया है उसमें युवाओं के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की तुलना में ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा है। पहली बार मुझे लगता है 2014 के बाद से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ जब नरेंद्र मोदी युवाओं के बीच मात्र 39% वोट मिला है उनको और राहुल गांधी को 47% वोट मिला है। अब बताइए, अब किसकी रणनीति ज्यादा सफल है, राहुल गांधी की या केजरीवाल या तेजस्वी यादव की? बिहार में भी, बिहार के संदर्भ में भी लगातार राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी के तथाकथित समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, तथाकथित में जोड़ रहा हूं इसलिए कि राहुल गांधी का नाम लेते हैं लेकिन राहुल गांधी का जड़ खोदते हैं। तथाकथित जो बड़े बड़े देश के राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, वो राहुल गांधी को की रणनीति पर यह सवाल उठाते हैं कि इससे तो तेजस्वी यादव का नुकसान होगा। अब बताइए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आधार जो था वो खाया किसने, तेजस्वी यादव ने या बीजेपी ने?
नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन दे सकता है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? अगर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बचाएं, तो एक सवाल का जवाब केवल दे दीजिए कि क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से गठबंधन करके दोबारा बीजेपी के साथ नहीं चले गए? चले गए ना। कल्पना कीजिए कि आज राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को अगर बिहार का मुसलमान वोट देना बंद कर दे, तो क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए अछूत होंगे? क्या बीजेपी से तेजस्वी यादव का गठबंधन नहीं हो सकता है? इस बात की गारंटी कौन देगा? अगर आज, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर आज बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव को वोट देना बंद कर दे, वैसे 50% मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये मुसलमान 100% तेजस्वी यादव से शिफ्ट कर जाए दूसरे दल में, किसी भी दल के साथ, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जन स्वराज हो, किसी के साथ, तो क्या तेजस्वी यादव बीजेपी से गठबंधन नहीं कर लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन कांग्रेस का गठबंधन कभी बीजेपी के साथ नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो फिर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? तेजस्वी यादव को मजबूत करना चाहिए या कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए? राहुल गांधी यही कर रहे हैं। अगर दिल्ली में चुनाव के दौरान, बिहार में चुनाव के दौरान, अगर राहुल चुनाव माने अभी जो सक्रियता है राहुल गांधी की, उसको अगर हम गौर से देखें तो स्पष्ट है राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहली बार सड़क पर निकल चुके हैं। और शायद इधर 2-3 वर्षों के अंदर मुझे लगता है राहुल गांधी को सच्चाई का एहसास हुआ है। इससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने के नाम पर केवल और केवल देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का पालन पोषण कर रही थी। का परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस धीरे 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 खत्म होती गई, और कांग्रेस का खत्म होना ही केंद्र में बीजेपी के एकाधिकारवाद का कारण बना। और बीजेपी में एकाधिकारवाद का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा बन गए कि बीजेपी भी छोटी पड़ती जा रही है। खैर, इस पे हम अलग से किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही है जो परिस्थिति 77 में इंदिरा गांधी के समक्ष आई। इंदिरा गांधी का एकाधिकारवाद, तानाशाही कि नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावे कुछ नहीं, वही स्थिति नरेंद्र मोदी के 2024 के परिणाम, चुनाव परिणाम आने से पहले। अब की बार 400 पार, मतलब नरेंद्र मोदी ही बीजेपी, बीजेपी ही नरेंद्र मोदी, और कई लोग तो उनको अपना पिता भी बताते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन एक बात तय है कि 2029 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने में नया राहुल गांधी दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।